अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर की तरफ कैसे शिफ्ट किया जाता है, कैसे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। एक डेवलपर, एक वेब डिज़ाइनर ऐसा क्यों करता है, या एक वेबसाइट ओनर ऐसा क्यों करता है कि एक वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर की तरफ मुंतकिल करता है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। प्राइस पैकेजेस की वजह भी हो सकती है, ठीक है, और सिक्योरिटी रीज़न भी हो सकते हैं, और इस तरह बैंडविड्थ का मसला भी हो सकता है, स्पेस का मसला भी हो सकता है, और वो कॉन्फ़िगरेशंस जो वो चाहता है उस सर्वर पर, वो उसको वहाँ पर हासिल नहीं होती हैं। इस वजह से वो दूसरे सर्वर की तरफ मुंतकिल होता है। एक वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर की तरफ लेकर जाना इतना ही मुश्किल होता है जितना कि जब हम एक घर के सामान को उठाकर कहीं और शिफ्ट कर रहे होते हैं, किसी दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल इस तरह ही एक मुश्किल काम है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस ट्यूटोरियल में आपको बता सकूं और समझा सकूं एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को आसानी के साथ, बगैर किसी प्लगइन के यूज़ किए या किसी थर्ड पार्टी की सर्विस के सिवा, हम आसानी के साथ वर्डप्रेस वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर की तरफ मुंतकिल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और ये वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है, इसी वेबसाइट को हमें एक सर्वर से उठाकर दूसरे सर्वर पर मुंतकिल करना है। ये डोमेन नेम आपको नज़र आ रहा होगा, ये डोमेन नेम आप चेक कर लें, ठीक है। इस डोमेन पर वर्डप्रेस की जो वेबसाइट चल रही है, उसी वेबसाइट को हमें मुंतकिल करना है। तो अब सबसे पहले जो काम करना है, जो पहला स्टेप है, वो क्या है? वो ये है कि हमें इस वेबसाइट जिस सर्वर पर चल रही है उसके कंट्रोल पैनल में हमें लॉगिन होना है। अब हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट के उस सर्वर पर जिस सर्वर पर हमारी ये वेबसाइट मौजूद है, और जहाँ से हमें वेबसाइट को उठाकर किसी और सर्वर पर लेकर जाना है। तो ये उस सर्वर का कंट्रोल पैनल है। मैं इसके अंदर लॉगिन होता हूँ। मैं अब यहाँ पर यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड में अपना पासवर्ड नेम जो है वो इंसर्ट करूँगा। जी, अब हम अपने सर्वर के कंट्रोल पैनल में लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं उसका इंटरफेस भी इस तरह का हो। लेकिन जो ऑप्शन आपसे डिस्कस किए जाएंगे वो कमोबेश तकरीबन एक जैसे ही आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो हम चलते हैं अब अगले प्रोसेस की तरफ। अब हम मौजूद हैं अपने सर्वर के कंट्रोल पैनल में, जहाँ पर हमारी वेबसाइट मौजूद है, जिसको हमें लेकर जाना है किसी और सर्वर पर। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फाइल मैनेजर का। इस फाइल मैनेजर को आप ओपन कर लें और फिर आप अपने रूट फोल्डर में आ जाएं, जिस रूट फोल्डर में आपकी ये वेबसाइट मौजूद है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि उस फोल्डर में, फाइल मैनेजर में, और भी रूट फोल्डर मौजूद होते हैं। शेयर्ड होस्टिंग की वजह से और डोमेन्स भी मौजूद होते हैं। तो लिहाजा हम अपने उस डोमेन पे आएंगे जिस डोमेन की फाइल्स को, जिस डोमेन की वेबसाइट को हमें मुंतकिल करना है। अब हमारा जो डोमेन है वो rgsversity.com है। मैं यहाँ पर rgsversity.com पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी फोल्डर्स हैं और जितने भी फाइल्स हैं, इन तमाम फोल्डर्स और तमाम फाइल्स की हमें एक जिप फाइल बना लेनी है। आप चाहें तो वन बाय वन भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है सिलेक्ट ऑल। अब सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप क्या करेंगे? इसको करेंगे कंप्रेस। कंप्रेस के लिए आपने इसको क्लिक किया, जिप आर्काइव के नाम से जो पहला ऑप्शन है इसको आप कर देंगे ओके। कंप्रेस फाइल। अब थोड़ी देर में ये फाइल जो है वो कंप्रेस हो जाएगी।
अब ये तमाम फोल्डर्स एंड फाइल्स जिप हो चुके हैं और यहाँ पर ये फोल्डर आपको नज़र आ रहा है। ये वेल नोन डॉट जिप के नाम से इसलिए हुआ है कि हमारा जो पहला फोल्डर था, हमने जितने भी फोल्डर सिलेक्ट किए थे उनमें जो पहला फोल्डर था उसका नाम था वेल नोन। तो लिहाजा हम इसको कर लेते हैं रीनेम। रीनेम के लिए मैं इसको लिख देता हूँ अपनी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपको जो याद रहे। मैं इसको RGS वर्सिटी का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और रीनेम फाइल को मैंने क्लिक कर दिया। अब ये फाइल यहाँ पर RGS वर्सिटी के नाम से मौजूद है। इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। अब ये फाइल मेरे पास मेरे लोकल सर्वर पर यानी मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो रही है और डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड होने के बाद अब हम अगले स्टेप को समझते हैं कि अब हम अगले स्टेप में हमें क्या करना है। अब अगला जो मरहला है वो है डेटाबेस को डाउनलोड करने का। लेकिन कभी कभार ये होता है कि एक सर्वर पर बहुत सारी वेबसाइट्स चल रही होती हैं और हर एक वेबसाइट का डेटाबेस अपना अलग अलग होता है। तो हमें पता नहीं चलता है कि जिस वेबसाइट को हमें मुंतकिल करना है उस वेबसाइट का डेटाबेस नंबर, आइडेंटिफायर या नाम कौन सा है। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप अपने ये जो फाइल्स हैं इनमें यहाँ पर wp-config.php की जो फाइल है इसको आप एडिट करेंगे और अब यहाँ पर जो पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है इसमें एडिटिंग को दोबारा क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी फाइल नहीं होती है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको DB नेम नज़र आएगा। ये LPO_WP182 ये डेटाबेस नेम है, ठीक है, ये डेटाबेस का आइडेंटिफायर है। आप चाहें तो इसको कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लें ताकि आपको याद रहे और अगले मरहले में आपको ये काम आ सके। अब हम दोबारा अपने सर्वर के कंट्रोल पैनल में आ गए हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे php-myadmin। php-myadmin को ओपन होने के बाद अब जो अगला मरहला है वो हमें डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना है। वो डेटाबेस जो हमने नोट किया था WP182, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में हम आ गए हैं, php-myadmin को हम ओपन करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज़ करके भी खोल सकते हैं और यहाँ पर सर्च कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे सामने php-myadmin ये मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को। php-myadmin को हमने ओपन कर लिया है। थोड़ी देर लगेगी ये ओपन होने में और लोड होने में, ठीक है। अब php-myadmin हमारे पास ओपन हो चुका है। अब ये डेटाबेसेस हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो डेटाबेस है वो है LPO_WP128। इसको हम ओपन करेंगे। अब लोडिंग हो जाएगी। अब लोडिंग होने के बाद ये हमारा डेटाबेस लोड हो चुका है, इसकी तमाम फाइल्स लोड हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर और कुछ भी किसी को भी ऑप्शन को जो है वो क्लिक नहीं करना है, जस्ट हमें यहाँ एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और एक्सपोर्ट लोडिंग हो रही है अभी और हमें सिर्फ यहाँ पर एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है। अब हमारा जो डेटाबेस है वो एक्सपोर्ट हो रहा है और जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा वो हमारे पास हमारे लोकल सर्वर पर डाउनलोड भी हो जाएगा। दोस्तों अब हमें अगले मरहले में क्या करना है, अगले मरहले में हमें नए सर्वर की तरफ मुंतकिल होने के लिए, हमें नए सर्वर पर आने के लिए कुछ तब्दीलियां लानी पड़ेंगी ताकि हमारी ये वेबसाइट
आराम से नए सर्वर पर जो है वो ऑन एयर हो सके। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने जो मेरा पुराना सर्वर था जिस पर डोमेन नेम था rgsversity.com, मेरा सर्वर एक कंपनी से मैंने लिया था और मेरा जो डोमेन नेम था rgsversity.com वो मैंने लिया था name.com से। ठीक है, अब सर्वर को और डोमेन को मैंने आपस में लिंक किया हुआ था, यानी मेरा जो डोमेन नेम है मेरे पुराने सर्वर पर से लिंक हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब मुझे पहले इनकी जो लिंकिंग है इसको ख़त्म करना है और इसको मुझे नए सर्वर के साथ जोड़ना है, लिंक करना है, ताकि मेरी ये जो वेबसाइट है वो नए सर्वर पर मुंतकिल हो सके। अब आसान प्रोसेस है, rgsversity.com की डोमेन नेम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से क्लिक करेंगे आप और आप आएंगे मैनेज नेम सर्वर में। मैनेज नेम सर्वर में आकर आप क्या करेंगे, इनको आप कर देंगे चेंज। ये पुराने ये जो सर्वर डले हुए हैं नेम सर्वर, ये पुराने के डले हुए हैं, पुराने सर्वर के। अब मैं क्या करूँगा, मैं नए सर्वर के जो DNS रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा। इसको मैं, ये मेरा नया रीसेलर क्लब से मैंने जो है वो परचेज़ किया है, तो अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट और अपडेट। दोबारा दूसरा मेरे कार्ड कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ अपडेट और ओके। अब जो है वो नया सर्वर लिंक हो चुका है और पुराने सर्वर से मैंने इसको मुनक़ते कर दिया है। लेकिन नए सर्वर को के साथ इसका लिंक होना, लिंकेज का जो टाइम है, इंटीग्रेशन का जो टाइम है, कभी कभार तो ये चंद लम्हात में हो जाता है, कभी कभार कई घंटे लग जाते हैं इसको आपस में लिंक होने में। नेम सर्वर को अपडेट करने के बाद आप अपने जो नया सर्वर है आप उसके कंट्रोल पैनल में आएंगे। अब मेरे पास ये रीसेलर है, मैंने यहाँ से गो टू कंट्रोल पैनल कर लिया, सी पैनल। आपके पास में भी जो सर्वर हो उसके कुछ ऑप्शन डिफरेंट हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे डोमेन के अंदर और डोमेन में आकर, डोमेन्स में आकर हम यहाँ पर क्रिएट अ न्यू डोमेन को क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो डोमेन नेम, ये मेरा डोमेन नेम है, इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है जी, और इसको हम कर देंगे सबमिट। अब यहाँ पर जो है वो जो हमारा डोमेन था उसकी जो रूट डायरेक्टरी थी पब्लिक HTML के अंदर वो भी क्रिएट हो चुकी है। अब हमारे डोमेन की जो रूट डायरेक्टरी है वो भी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द न्यू rgsversity.com डोमेन विद द डॉक्यूमेंट रूट ऑफ। अब यहाँ पे रूट डायरेक्टरी हमें जो है वो बताई जा रही है कि उस रूट डायरेक्टरी में जो है वो आपका डोमेन क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, अब तक हमने ये किया है कि हमने वेबसाइट का पिछले सर्वर से जो है वो बैकअप बनाया है और डेटाबेस को डाउनलोड किया है, और हमने जो अपना डोमेन था उसका पुराने सर्वर से जो लिंक था वो ख़त्म किया है और नए सर्वर के साथ उसका लिंक को जोड़ा है। मैंने आपको बताया था कि इसमें टाइम लगता है, कभी कभार तो ये 5 मिनट में, चंद मिनट्स में ये काम हो जाता है, लेकिन कभी कभार इसमें घंटे भी लग जाते हैं। तो जब मैंने जो है वो नए सर्वर से इसका लिंक जोड़ा तो मेरे केस में कमोबेश 8 घंटे टाइम लगा है। ये डिपेंड करता है होस्टिंग और जो नेम सर्वर है उसका आपस में रिस्पांस और वगैरह जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और कभी कभार इसमें 12 घंटे भी लग जाते हैं और 24 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। कम से कम 5 मिनट 6 मिनट या इससे भी कम टाइम भी लग सकता है। तो मेरे टाइम में 8 घंटे ही लग गए थे, इसलिए मुझे अब ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट है, ये 8 घंटे के बाद बनानी
पढ़ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमने अब तक जो है वो पिछले सर्वर से बैकअप भी डाउनलोड कर लिया है, डेटाबेस भी डाउनलोड कर लिया है और डोमेन का सर्वर के साथ लिंक भी ख़त्म कर दिया है और नए सर्वर के साथ डोमेन को लिंक भी कर दिया है। नए सर्वर पर डोमेन को हमने ऐड भी कर लिया है और मज़ीद इसको आसानी के साथ समझने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अब हमें जो है वो नए सर्वर पर सबसे पहले डेटाबेस और यूज़र नेम बनाना है और जो है वो उसके बाद हम जो बैकअप था उसको हम अपलोड करेंगे। अगर आप चाहें तो पहले भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस आप बाद में भी बना सकते हैं, इसमें से किसी काम को आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप MySQL डेटाबेस का जो है वो ऑप्शन तलाश करेंगे। ये यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, अगर आप चाहें तो सर्च बॉक्स में तलाश भी कर सकते हैं। अब जो है वो यहाँ पर जो है वो डेटाबेस आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर जो भी आपको चीज़ याद रहती है वो आप लिखेंगे यकीनन, ठीक है। और मैं अपने हिसाब से जो है वो इस वेबसाइट का आपको जो भी चीज़ याद रहेगी आप वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। मैं इस वेबसाइट का डेटाबेस जो है वो लिख देता हूँ और मैं यहाँ हाइड कर रहा हूँ किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। लेकिन आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे उसको आप अपने पास महफूज कर लीजिएगा नोटपैड पे। डेटाबेस लिखने के बाद आप जो है वो उसको क्रिएट डेटाबेस करेंगे तो आपका डेटाबेस जो है वो देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है कि आपका जो ये डेटाबेस है ये क्रिएट हो चुका है। इसको आप जो है वो कॉपी पेस्ट करके अपने पास नोटपैड में, ठीक है, यहाँ जहाँ कहीं आप अपना रिकॉर्ड रखते हो वहाँ पर इसको आप पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसको दोबारा गो बैक करते हैं। गो बैक करके अब हम जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज़र नेम को जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो है वो अब हम जो है MySQL यूज़र नेम जो है वो लिख लेते हैं। हम यहाँ पर एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ प्राइवेसी वजह से। आप जो भी लिखेंगे वो आपकी मर्ज़ी होगी, आप कोई भी जो आपको याद रहे, यहाँ आपके लिए आसानी का सबब हो, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। पासवर्ड आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से पासवर्ड जनरेटर का ऑप्शन इख्तियार करते हुए पासवर्ड आप जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ और इसको पासवर्ड जो जनरेट हो रहा है उसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और आपके पास जो भी पासवर्ड होगा वो आपके सामने ही होगा। और इसको पासवर्ड को भी हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके अपने पास जो है वो डेटाबेस को भी और पासवर्ड को भी सेव कर लेते हैं और यूज़र नेम को भी सेव कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ें यानी डेटाबेस, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें आपके पास नोटपैड में कॉपी पेस्ट करके आप रख लें अपने पास। अब यहाँ पे क्रिएट यूज़र को मैंने क्लिक किया, तब यूज़र नेम भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यूज़र नेम भी और डेटाबेस भी और पासवर्ड भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमने जो यूज़र नेम क्रिएट किया है और जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है इन दोनों को आपस में मर्ज करना है, इनको दोनों को आपस में ऐड करना है। अब यहाँ से आपका जो भी यूज़र नेम आपने क्रिएट किया है और जो डेटाबेस है वो आप आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों को यहाँ से आप यूज़र नेम को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप जो है वो डेटा नेम को सर्च कर लेंगे और यहाँ ऐड के बटन को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी प्रिविलेज हैं उन सबको आप ऑल कर देंगे, ठीक है। ऑल करके यहाँ पर आप जो है वो मेक चेंज को क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हमारा डेटाबेस और हमारा जो यूज़र नेम था वो आपस में मर्ज और लिंक हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइल मैनेजर में जाकर अपने डोमेन की रूट डायरेक्टरी में जाकर वो जो बैकअप हमने डाउनलोड किया था उसको जिप करके उसको अपने लोकल सर्वर से अपलोड करना है फाइल मैनेजर के अंदर।
यहाँ फाइल मैनेजर को मैं ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर में आकर मैं मेरा जो डोमेन है वो उसका रूट फोल्डर जो है वो मैं तलाश करता हूँ। ठीक है, ये rgsversity.com है। इसको मैं अपने जो है वो फाइल मैनेजर में आके अपने रूट फोल्डर rgsversity.com को तलाश करता हूँ। इस फोल्डर में आकर मैं जो है वो अपना बैकअप जो है वो अपलोड करूँगा। अगर आपका, चूँकि यहाँ पर जो मैंने जिसका बैकअप बनाया है वो 124 MB का है, और आपके केस में मुझे नहीं पता है कि वो कितना बड़ा बैकअप है। और आम तौर पर जो उमूमी होस्टिंग्स हैं वो 500 MB से ज़्यादा की फ़ाइल डायरेक्ट अपलोड का आपको शायद ऑप्शन न दें, उसके लिए फिर आपको FTP यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि ये 500 MB से कम का है, 124 MB का सर्वर बैकअप है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड कर सकता हूँ। अपलोड के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, और जहाँ आपका बैकअप रखा हुआ है वो आप उसको लोकेट करवा दें, सिलेक्ट फाइल कर दें। यहाँ पर डाउनलोड में rgsversity का जो हमने जिप बनाया था पिछले सर्वर पर, पुराने सर्वर पर, उसको हम अपलोड करेंगे। ये अपलोडिंग टाइम डिपेंड करता है, बहुत आमतौर पर सर्वर इसको जल्दी रिस्पांस करता है और ये थोड़ी ही देर में हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम होने देते हैं, और तब तक की जो इसकी अपलोडिंग का टाइम है तब तक मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। ठीक है, जब ये अपलोड हो जाएगा तो फिर हम अगले मरहले को डिस्कस करेंगे। अब जो है वो हमारे पास ये फोल्डर अपलोड हो चुका है, ये जिप फोल्डर है। हम इसको जो है वो अनजिप करेंगे। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको आप करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल। अब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, अब तमाम फाइल जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। आप चाहें तो इस जिप फाइल को यहाँ से आप डिलीट कर दें। अब आप क्या करेंगे, आप जो है वो जो डेटाबेस अपने पुराने सर्वर से डाउनलोड किया था उसको नए सर्वर पर हमें इंपोर्ट करना है। वहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया था, यहाँ से हमें इंपोर्ट करना है। अब आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डेटाबेस हमने रिसेंटली जो है वो क्रिएट किया है उस डेटाबेस में जाएंगे। ठीक है, और जस्ट इंपोर्ट करना है हमें जो पुराना डेटाबेस था जो हमने पुराने सर्वर से एक्सपोर्ट किया था। अब यहाँ पर फाइल को चूज़ करेंगे और डाउनलोड में डेटाबेस का ऑप्शन जो है वो ये मौजूद है जी। इसको अब किसी और ऑप्शन को कुछ किए बगैर मैं इसको जस्ट इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है कि इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। ठीक है, अब हमारा जो है वो डेटाबेस यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं दोबारा फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जो हमने फाइल एक्सट्रैक्ट की थी उनमें हम जाएंगे। हमारी डोमेन की रूट डायरेक्टरी के अंदर वो ये है, और अब हमें सिंपल हमें क्या करना है, हमें wp-config.php फाइल के अंदर डेटाबेस यूज़र नेम और पासवर्ड को तब्दील करना है। दोबारा पॉपअप को एडिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको केयरफुली जो है वो डेटाबेस नेम जो आपने नया क्रिएट किया है वो आप रिप्लेस करेंगे। ऐसे आप यूज़र नेम भी रिप्लेस करेंगे और ऐसे ही आप पासवर्ड भी रिप्लेस करेंगे। मैं डेटाबेस जो नया है वो कॉपी करता हूँ। इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया। इसके बाद यूज़र को मैं कॉपी करता हूँ। नए यूज़र नेम को भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है।
अब जो है वो पासवर्ड को मैं इंसर्ट करता हूँ। ये यहाँ पर कॉपी और पेस्ट आपको बहुत एहतियात से करना है और फिर आप सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे तमाम मराहल नए सर्वर से, पुराने सर्वर से नए सर्वर पर मुंतकिल होने के मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस फाइल को आप कर दें क्लोज और आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर फ्रंट पेज पे खोलें। अब आपकी वेबसाइट नए पेज पे थोड़ी देर में ही ओपन हो जाएगी। अब हमने वेबसाइट को जो है वो यहाँ पर ओपन कर लिया है। नए सर्वर पर वेबसाइट ओपन हो चुकी है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि लोड हो रही थी, तो लोडिंग के बाद इसके ओपन होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो इसके लिए मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैंने सर्वर में जाकर 7.3 PHP जो वर्जन था उसको चेंज करके 7.4 कर दिया और ये वेबसाइट ऑन एयर हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। अब आप अपने सर्वर या किसी वेबसाइट के PHP वर्जन को अपडेट या अपग्रेड कैसे करेंगे, इसके लिए एक छोटी सी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट किस तरह आसानी के साथ मुंतकिल की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।